हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 15 जुलाई 2022। सबसे पहले हम एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। कल जो मैंने आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो पूछे थे, व्हेन वाज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, तो इसका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950। देन प्रोजेक्ट 75 वाज रिसेंटली न्यूज, इट इज रिलेटेड टू स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी लॉन्च द कूलिंग सॉल्यूशन इंसुलीकूल फॉर स्टोरेज ऑफ इंसुलिन, इसका आंसर है गोदरेज। कल के सेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली सेट अप अ कमीशन टू स्टडी द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ऑप्शंस है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज आर मेंबर्स ऑफ I2U2 ग्रुपिंग। इसमें कंट्रीज दे रखी हैं यूएसए, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूके। आपने इसमें से सही जो है ऑप्शन चूज करना है। देन आर्टिकल 37.1 was recently news, it is related with the constitution of। ऑप्शंस है श्रीलंका, जापान, मालदीव्स एंड पाकिस्तान। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर जो आपको कल वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज देखते हैं। इंडिया फर्स्ट मॉन्की पॉक्स वायरस जो है केरला में पाया गया है। मॉन्की पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि डिटेक्ट होता है बेसिकली स्क्विरल्स में, रैट्स में, डॉरमाइस, ये भी एक तरह के रैट्स हैं, और कुछ स्पीशीज है मॉन्कीज की, उनमें। फर्स्ट ये डिस्कवर हुआ था 1958 में, और ये इनिशियली पाया गया था मंकी स्पीशीज में, और वहीं से इसका नाम पड़ा मंकी पॉक्स। इट इज वायरल जूनोटिक डिसीज। का मतलब क्या है कि ऐसी डिजीज जो एनिमल से ह्यूमंस को ट्रांसमिट हो सकती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज में खासकर पाया जाता है, सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीकन रीजन में। मंकी पॉक्स वायरस से ये होता है। ये वायरस जो है बेसिकली ये मेंबर है ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का इन द फैमिली पॉक्सविरिडे। सिम्टम्स क्या है इसके? फीवर, रैशिस, स्वोलन लिम्फ नोड्स। देन ये ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकती है इसकी रोडेंट्स के थ्रू, प्राइमेट्स के थ्रू, बट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है ये भी हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आपने। इंक्यूबेशन पीरियड है, मींस सिम्टम्स शो होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जैसे 7 to 14 डेज लग जाते हैं, और नॉर्मली जो है 5 to 21 डेज का है। वैक्सीनिया एक वैक्सीन है जो स्मॉल पॉक्स के लिए यूज की जाती है। इसको यूज किया जा रहा है मंकी पॉक्स को भी ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। यूएस ने यहाँ पे कहा है कि ईरान जो है, ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उसको रोकने के लिए जो भी मेजर्स उनको लेना पड़ेगा वो लेंगे। एक डेक्लरेशन साइन हुई है, दैट इज जेरूसलेम डेक्लरेशन, इजरायली प्राइम मिनिस्टर यार लैपिड के बीच में एंड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन के बीच में। और यूएस जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, वो अपने फर्स्ट ट्रिप पे गए थे वेस्ट एशिया में एज अ प्रेसिडेंट। ये जो न्यू सिक्योरिटी पैक्ट है, इसका मेन एम क्या है कि कॉमन फ्रंट बनाना ईरान के अगेंस्ट, और ईरान जो कि इस्लामिक रिपब्लिक है उसको न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने से रोकना। न्यूक्लियर डील का यहाँ पे मेन इशू है, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। न्यूक्लियर डील ऑल्सो नोन एज ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये एक एग्रीमेंट था ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, जो वियना में साइन हुआ था। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। 14 जुलाई 2015 को ईरान एंड P5+1 कंट्रीज के बीच में। P5 क्या है? जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। याद रखने आप लोगों ने, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। जर्मनी P5 का पार्ट नहीं है, बट जो ये ईरान न्यूक्लियर डील है इसका पार्ट है। इस डील के अंडर ईरान ने एग्री किया था कि वो अपनी जो स्टोरेजेस हैं सेंट्रीफ्यूज की, एनरिच्ड यूरेनियम की, और हैवी वाटर जो ऐसी चीजें हैं उनकी स्टोरेज के ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा, और ये सारे ही की कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। ईरान ने ये भी एग्री किया था कि ये इंस्पेक्टर्स जो होते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, उनको अलो करेगा ताकि वो इंस्पेक्शन कर सकें और एक्सेस कर सकें न्यूक्लियर साइट्स को, कि ईरान के पास ऐसा मटेरियल ना हो जाए जिससे वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर सके। नेक्स्ट देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है ये अब सारी डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सटेंड कर दी जाएगी। स्कीम को लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर ने 22 जनवरी 2015 में। कहाँ पे? पानीपत, हरियाणा में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इनिशियल फंडिंग जो थी 100 करोड़। सेंटर की फ्लैगशिप स्कीम है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। 26 अगस्त 2016 को साक्षी मलिक को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का। ये आपने याद रखना है। और ये इनिशियली जो थी 405 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको ऑपरेशनलाइज किया गया था। इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्सेज डेवलपमेंट का। ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम के? एक तो जेंडर बायस्ड जो सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन है, कि जेंडर डिटेक्ट किया जाता है बिफोर बर्थ, ऐसी टेक्निक्स को एलिमिनेट करना। इंश्योर करना सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड। देन इंश्योरिंग एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ये आपने याद रखना है। और साक्षी मलिक जो है, इनके बारे में आपको याद रखना है। ये फ्री स्टाइल रेसलर है,
और इन्होंने ओलंपिक्स में मेडल भी जीता है। फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर थी ये जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता था। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था 2016 में। नेक्स्ट देखते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि आंध्र प्रदेश जो है उसने फिर से डिसाइड किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वो ज्वाइन करेगा। पहले 6 स्टेट्स थी जिन्होंने इस स्कीम से अपना नाम वापस ले लिया था कि वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी स्टेट्स में। आंध्र प्रदेश ने रीज्वाइन करने को कह दिया है, तो 5 स्टेट बच गई हैं जो स्कीम से बाहर है। कौन कौन सी देख लेते हैं। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना एंड गुजरात। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है 2016 में लॉन्च की थी और 3 बेसिकली स्कीम थी, दैट इज मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एंड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो थी इनको स्क्रैप कर दिया गया था और इसकी जगह एक कॉमन स्कीम थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका एम क्या है बेसिकली कि सपोर्ट करना सस्टेनेबल प्रोडक्शन को एग्रीकल्चर सेक्टर में, कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना फार्मर्स को, खासकर जो जिन फार्मर्स का क्रॉप लॉस हुआ है, डैमेज हुई है क्रॉप्स अनफोर्सिन इवेंट्स की वजह से, स्टेबलाइज करना फार्मर्स की इनकम ताकि वो फार्मिंग एज एन ऑक्यूपेशन को कंटिन्यू रख सकें। देन इनकरेज करना फार्मर्स को कि इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है उसको अडॉप्ट करें। देन इंश्योर करना कि क्रेडिट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जाता रहे, जिससे क्या इंश्योर होता है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर होती है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंश्योर होगी और कंपिटिटिवनेस जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ेगी। इसके अलावा फार्मर्स को जो है प्रोडक्शन रिस्क का जो खतरा रहता है कि क्रॉप डैमेज ना हो जाए किसी अनफोर्सिंग सिचुएशन की वजह से, ये डर जो है इसको खत्म करना है। प्रिस्क्राइब्ड प्रीमियम जो इंश्योरेंस प्रीमियम है यहाँ पे 2% पेड करेंगे फार्मर्स फॉर खारीफ क्रॉप्स एंड 1.5% पे करेंगे रबी क्रॉप्स के लिए। और हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं इनके लिए जो प्रीमियम है दैट इज 5%। और प्रीमियम कोस्ट जो फार्मर शेयर के बाद जो बचेगी वो सब्सिडाइज करेगी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर रहेगा 90% ऑफ द प्रीमियम सब्सिडी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। रबी क्रॉप्स के आप एग्जांपल देख लेते हैं। रबी क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, बेसिकली वीट, बार्ले, जो अब इसको ऐसे याद रख सकते हो जो विंटर्स में होती हैं बेसिकली, वीट, बार्ले, पल्सीज, मस्टर्ड, ये है रबी क्रॉप्स। खारीफ की अगर हम बात करें तो खारीफ क्रॉप्स कौन सी हैं जो समर्स में होती हैं, राइस, मेज, सोरगम, बाजरा, कॉटन। तो ये आपने याद रखना है, एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन इनमें से कौन सी जो है खारीफ क्रॉप है या इनमें से कौन सी जो है रबी क्रॉप है। देन इस स्कीम को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रीवैम्प किया गया था और इसको पीएम फसल बीमा योजना 2.0 का नाम दिया गया। इसके फीचर्स क्या थे कि कंप्लीटली ये वॉलंटरी है, कि फार्मर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और हालांकि जो लोनी फार्मर्स है जिन्होंने कुछ लोन ले रखा है उनके लिए कंपलसरी है। यहाँ पे सेंटर ने डिसाइड किया है कि वो अपनी सब्सिडी के जो प्रीमियम रेट्स हैं जो 50% थी अब कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम 30% अनइरीगेटेड एरियाज के लिए और 25% हो जाएगी इरीगेटेड एरियाज के लिए। मोर फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है स्टेट्स को कि स्टेट्स और यूटीज जो हैं वो ऑप्शन दे सकते हैं फार्मर्स को कि एडिशनल रिस्क इस कवर इसमें ऐड कर सकते हैं, एडिशनल फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज जैसी चीजें जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पे इंश्योर करेंगी फार्मर्स एजुकेशन के ऊपर, नई इंफॉर्मेशन जो है फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगी, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज यहाँ पे बढ़ाएंगी। ये काम इंश्योरेंस कंपनीज का, ये आपने याद रखना है। देन आईएमएफ जो है यहाँ पे डील, आईएमएफ ने एक डील किया पाकिस्तान के साथ कि $6 बिलियन यूएस डॉलर का बेल आउट पैकेज इनको दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। बेल आउट जो है एक जनरल टर्म है जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है किसी कंपनी को या कंट्री को जो बैंकरप्सी की कगार पे है। इसमें क्या किया जाता है, लोन दिए जाते हैं, कैश, बॉन्ड या स्टॉक परचेजेस जैसी चीजें होती हैं। बेल आउट में ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता कि वो कंट्री जो है वो रीइंबर्स करे। हालांकि इसमें क्या हो जाता है कि ग्रेटर गवर्नमेंट जो है रेगुलेशंस यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब बेल आउट ये सिर्फ आईएमएफ के कंटेक्स्ट में नहीं, ये कॉमन टर्म मैंने आपको समझा दिया कि जो आईएमएफ के कंटेक्स्ट में भी और किसी कंपनी के कंटेक्स्ट में भी यूज हो सकती है। आईएमएफ के बारे में पढ़ लेते हैं। 1944 में ब्रेटन वुड्स एक्सचेंज सिस्टम जो था प्लान किया गया था, जिसमें 2 वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की गई थी, एक आईएमएफ और दूसरा है वर्ल्ड बैंक। इन दोनों को क्या कहा जाता है, ब्रेटन वुड्स ट्विंस, क्योंकि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का ये आउटकम थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इनको एस्टैब्लिश किया गया था क्योंकि उस टाइम पे जो इकोनॉमिक सिनेरियो था वो टोटली कोलैप्स हो चुका था और फिर से इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए ये 2 इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किए गए थे।
IMF जो है अराउंड 189 कंट्रीज को इसकी मेंबर्स हैं और इसको अकाउंटेबल है। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 27 दिसंबर 1945 में। प्राइमरी पर्पस क्या है कि इंश्योर करना स्टेबिलिटी इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम की, सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट को मॉनिटर करना, इंटरनेशनल पेमेंट्स जो हो रही हैं कंट्रीज के बीच में उसको इंश्योर करना। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन बस्टर्ड जो काउंट है ये 100 से नीचे आ चुका है इसका नंबर जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। और इसका मेन कारण जो है ओवरहेड केबल्स की वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन यहाँ पे हो जाती है इनकी, जिससे ये मर जाते हैं। विंड फार्म्स और सोलर पार्क्स जो हैं ये लगाए जा रहे हैं ओनली हैबिटेट जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की वहां पे, जिस वजह से जो ये पावर प्लांट्स हैं सोलर पावर और विंड फार्म ये इनकी हैबिटेट्स में चले गए हैं और हाई टेंशन पावर लाइंस जो हैं वो उन एरिया से निकलती हैं, जिससे इलेक्ट्रोक्यूशन का खतरा इनको रहता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टेट बर्ड है राजस्थान का, इंडिया मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है। फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज है, इट मींस ग्रासलैंड एरियाज में आपको मिलेगी ये। देन राजस्थान एंड गुजरात में इनकी पॉपुलेशन ज्यादातर मिलती है, कुछ स्मॉल पॉपुलेशन जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश रीजन में भी है। कॉन्स्टेंट थ्रेट इनको रहता है इलेक्ट्रोक्यूशन से, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन, पावर ट्रांसमिशन लाइन वहां से जाती है। हंटिंग, खासकर पाकिस्तान में हंटिंग जो है इसकी की जाती है। हैबिटेट लॉस है, ये सारे इनको खतरे हैं। हैबिटेट लॉस किस वजह से है? एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होने के कारण। प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर हम बात करें, IUCN स्टेटस जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइड स्टेटस में अपेंडिक्स 1 में है। कंजर्वेशन और माइग्रेटरी स्पीशीज में अपेंडिक्स 1 में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो 1972 का एक्ट है इसमें शेड्यूल 1 के अंडर इनको रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मिनिस्ट्री ने सेट किया है यहाँ पे गोल 1.7 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन के लिए बाय 2025। ये ईयर आपने याद रखना है। डिफेंस मिनिस्टर है हमारे राजनाथ सिंह जी, इन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाया जाएगा डिफेंस सेक्टर में। 1.7 लाख करोड़ का गोल है और इसमें से आउट ऑफ 1.7 लाख करोड़ 35,000 से 40,000 करोड़ जो है वो एक्सपोर्ट्स के लिए यहाँ पे रखा जाएगा। और इन्होंने यहाँ पे आईडेक्स का भी जिक्र किया। आईडेक्स स्टैंड फॉर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिफेंस इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए। इसका एम क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना अराउंड 300 स्टार्टअप्स को, MSME सेक्टर को, इंडिविजुअल इनोवेटर्स को एंड 20 पार्टनर इंक्यूबेटर्स जो है इसमें इंक्लूड है उनको। ये एम्पावर करेगा टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को, को इनोवेशन को और स्टार्टअप्स में इनोवेशन बूस्टअप करेगा और इंकरेज करेगा ताकि वो डिफेंस इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करें। इसको फंड करेगा डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो स्टैब्लिश की गई है सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और 2 फाउंडर मेंबर्स है इसके, that is HEL and BEL, that is हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये दोनों ही डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, दूनागिरी एक फ्राइगेट है जो लॉन्च की जाएगी फ्राइडे को। प्रोजेक्ट 17A के अंडर है ये, आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में, ये दूनागिरी फ्राइगेट की पिक्चर है। शिप जो है ये प्रोजेक्ट 17A के अंडर है, डिजाइन किया गया इन हाउस डिजाइनिंग की है डायरेक्टरेट ऑफ नवल डिजाइन ने, और 4th शिप है अंडर प्रोजेक्ट 17A। और इसका जो नाम है ये माउंटेन रेंज है उत्तराखंड में, उसके नाम पे रखा गया है। मल्टी रोल शिप है ये, जिसमें क्रिटिकल रोल प्ले करेगी, खासकर जो चाइना बुलिंग कर रहा है इंडिया के इंडियन ओशियन रीजन में उसको टैकल करने के लिए। 7 फ्राइगेट्स इसमें बनाई जाएंगी इंडियन नेवी के लिए। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, एक तो मसगांव डॉक शिप लिमिटेड है, एक वो कर रहा है, दूसरा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स जो हैं वो बना रहे हैं। फ्राइगेट की अगर हम बात करें, ये शिप होती है, स्मॉल साइज शिप होती है। और अगर एक नॉर्मल शिप से हम बात करें डिस्ट्रॉयर शिप से, तो डिस्ट्रॉयर शिप का जो साइज है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है। फ्राइगेट शिप का जो साइज है कंपैरेटिवली छोटा होता है। स्पीड जो है डिस्ट्रॉयर शिप की ज्यादा होती है, फ्राइगेट शिप की कंपैरेटिवली कम होती है। डिस्ट्रॉयर शिप जो है वो खुद को तो डिफेंड करता ही करता है, बट उसके आसपास जो छोटी शिप्स होती हैं उनको भी डिफेंड करता है। फ्राइगेट शिप जो है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो अपनी आसपास की शिप्स को डिफेंड कर सके। ये बेसिकली सेल्फ डिफेंस के ऊपर बेस्ड है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।